नमस्ते। आज मैं उद्विकास के ही, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उद्विकास किसे कहते हैं तथा उनकी विशेषताओं के बारे में, आज मैं उसी में आगे लेके आई हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी जो डार्विन के अनुसार उद्विकासी सिद्धांत उन्होंने जो दिया है, उनके अनुसार क्या उद्विकास सिद्धांत होता है उसका हम वर्णन करेंगे। तो देखते हैं। आंसर है डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत। डार्विन ने अपने अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष दिया कि प्राणियों का उद्विकास सरलता से जटिलता एवं सामान्यता से भिन्नता की ओर हुआ है। ये हम लोगों ने आगे भी परिभाषा में पिछले क्लास में देखा था, हुआ है। डार्विन के अनुसार प्रारंभ में सभी जीव एक समान होते हैं। उनके विभिन्न अंग इस प्रकार मिले जुले होते हैं कि उन्हें नहीं स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, ना ही उन्हें पृथक किया जा सकता है। यानी डार्विन का कहना है कि सरलता से जटिलता की तरफ, मतलब सरलता, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जब बच्चा भ्रूण में जब गर्भ में आता है तो एक मांस के गोले जैसा होता है, मांस के गोले जैसा। तो सभी बच्चे जब कोई भी गर्भ में आता है तो मांस के गोले जैसा होता है। उसमें आँख, नाक, कान, हाथ, पैर क्या है कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ एक मांस का गोला होता है। जैसे इन्होंने बोला ना, सभी जीव एक समान होते हैं, उनके विभिन्न आकार इस पर मिले जुले, यानी उस मांस के गोले में हाथ, पैर, आँख, नाक, सब कुछ इससे मिले हुए होते हैं कि उन्हें अलग बता पाना, उनकी पहचान कर पाना कि हाँ हाथ कहाँ है, आँख कहाँ है, मुँह कहाँ है, या उन्हें अलग अलग कर पाना असंभव होता है। इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था, जैसे बीज के लिए, जैसे चना होता है, कोई भी बीज हमारे घर में, चना हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, जब वो घर में पड़ा होता है दाने के रूप में, तो एक दाना होता है, उसमें कहाँ उसका तना है, कहाँ उसका जड़ है, कहाँ उसमें फूल है, पत्ते, ये नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, उनमें परिवर्तन यानी विकास होने लगता है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। और वैसे ही बच्चों का है, जब मांस के गोले जैसा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें जब उद्विकास होता है, आगे की तरफ वो बढ़ते हैं, तो उनमें धीरे 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 उनकी सभी चीज़ें अलग होने लगती है, आँख, नाक, हाथ, मुँह सब दिखने लगता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि सरलता से जटिलता की तरफ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज एवं संस्कृति का उद्विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी समाज और संस्कृति है, उसका उद्विकास कैसे हुआ, इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। मार्गन के अनुसार, मार्गन ने मानव समाज एवं संस्कृति के उद्विकास के 3 अवस्थाएं बताई हैं। अब यहाँ मानव समाज का वर्णन हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब समाज के बारे में पढ़ते हैं तो समाज 2 तरह के होते हैं, एक मानव समाज होता है, दूसरा पशु समाज होता है। तो संस्कृति सभ्यता जो होती है वो मानव समाज में पाई जाती है। तो इसीलिए इन्होंने मानव समाज एवं संस्कृति के उद्विकास के 3 अवस्थाएं बताई हैं या स्तर बताई हैं। सबसे पहला है जंगली अवस्था, यानी मानवों की समाज और संस्कृति का कैसे उद्विकास हुआ, उनको इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। जैसा कि जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था या सभ्यता अवस्था, जो भी कर सकते हैं। तो आइए, इनमें हर में 3-3 अवस्थाएं बताई गई है। जंगली अवस्था, निम्न अवस्था। निम्न अवस्था यानी इस स्तर पे मानव घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि वो भोजन एवं निवास की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था। यानी जो ये अवस्थाएं थी, निम्न अवस्थाएं सबसे, यानी जहाँ से शुरू हुई समाज या मनुष्य की उत्पत्ति या व्यक्ति की, तो इनका एक ही उद्देश्य था, भोजन और रहने के लिए जगह। तो ये घुमंतु थे, ये जगह जगह घूमते थे, जंगलों में घूमना, शिकार करना और भोजन खाना, और अपने रात व्यतीत करने के लिए गुफा हो गया, पेड़ के कोटर हो गए, ऐसी जगहों का खोज करना जहाँ ये रात बिता सके। इस समय ये कंद, फल, फूल, मांस, कच्चे मांस खाते थे, ये अवस्थाएं थी। और गुफा
खोजते थे अपने लिए, कोटर खोजते थे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। एकदम मतलब इस समय ये अवस्था जो थी एक तरह से पशु अवस्था थी, सिर्फ खाना और सोना था। फिर हमारा आया दूसरा अवस्था, मध्य अवस्था। इस अवस्था की शुरुआत लोग मानते हैं आग जलाने से हुआ। जो मध्य अवस्था थी इसकी शुरुआत आग जलाने से हुई और मछली मारने से। ये शिकार तो करते थे लेकिन पानी में जो मछलियाँ होती थी वो इनको पकड़ने नहीं आता था कि कैसे मारा और पकड़ा जाता है। तो मध्य अवस्था में लोगों ने पहले आग जलाना सीखा। जैसे कि हम लोग इसको 6-7 में क्लास में भी पढ़े हैं कि पत्थर के घर्षण से टकराने से जो आग निकली उससे इन लोगों को आग जलाने का ज्ञान हुआ। उसके बाद ये मांस वगैरह भून के खाने लगे और शिकार करने का हुआ। अब इस अवस्था में ये लोग जो कच्चा मांस खाते थे उसको भून के खाने लगे। अब ये झुंड भी बनाकर रहने लगे। इसी अवस्था में ये झुंड बनाकर यानी एक टोली बना के, अपना एक ग्रुप बना के लोग रहने लगे अपना साथ में। फिर आया हमारा तीसरा, उच्च अवस्था। इस अवस्था में भी मानव को इसकी शुरुआत माना जाता है तीर धनुष से। इस अवस्था की शुरुआत तीर धनुष से, यानी पहले तो लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, पत्थर को ही नोकीला बना के उसको फेंक के मारना, शिकार करना। लेकिन इस अवस्था में इन्हें तीर धनुष का आविष्कार किया जिसका ज्ञान हुआ, जिससे इन्हें शिकार करने में आसानी हुई। और इसी अवस्था में पारिवारिक जीवन का नींव भी रखा गया। पहले ये लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया निम्न अवस्था में, कि पशु समाज की तरह रहते थे। इनमें इन लोगों में इस अवस्था में परिवार का कोई महत्व नहीं था। कौन किसकी पत्नी है, पति है, बेटा है, किसका पुत्र है या पुत्री है, कुछ भी, कोई भी संबंध नहीं था। तो इस अवस्था में जो उच्च अवस्था आई इसमें तीर का ज्ञान हुआ। तीर के साथ साथ इन लोगों के अंदर पारिवारिक ज्ञान भी हुआ। यानी यहीं से जैसे इनके यौन संबंध भी स्थापित करने के नियम बन गए। जैसे पहले था कोई किसी स्त्री के साथ या कोई स्त्री किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते थे, लेकिन इस अवस्था में एक नियम हो गया कि नहीं, ये मेरी स्त्री है या मेरा पुरुष है तो सिर्फ हम इनके साथ ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं और इनके द्वारा उत्पन्न बच्चे हमारे हैं। तो यहीं से इनको परिवार का भी ज्ञान शुरू हुआ। तो ये हमारा जंगली अवस्था था। जंगली अवस्था में 3 अवस्था था, निम्न अवस्था, मध्य अवस्था और उच्च अवस्था। ऐसे ही है हमारा बर्बर अवस्था। इसमें भी 3 अवस्थाएं हैं। बर्बर अवस्था में पहला है उच्च अवस्था। इस स्तर का ज्ञान मानव के जीवन पूर्व की अपेक्षा अधिक स्थिर था। यानी जो ये बर्बर अवस्था है इसमें मानव का जो पहले जीवन था आपके जंगली स्तर में, उसकी अपेक्षा अधिक स्थिर था। स्थिर का मतलब जैसे आपने जंगली अवस्था में ही देखा होगा कि जब उच्च अवस्था आती उसी समय इनको परिवार का ज्ञान हो जाता है, पति पत्नी का, और हमारे द्वारा उत्पन्न बच्चे हमारे हैं। तो वहीं पे इनका जीवन थोड़ा सा स्थिर होने लगता है और ये लोग झुंड बना लेते हैं और झुंड बना बना के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज के भी समय में कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे झुंड में 4-6-10 परिवार यहाँ वहाँ अस्थायी महीने भर 2 महीने यहाँ तो वहाँ घूमते रहते हैं। तो इस तरह का एक झुंड बना के घूमने लगे। और संपत्ति का भी इस अवस्था में ज्ञान हुआ उनको। इस स्तर में जो बर्बर अवस्था का निम्न स्तर था, इसी अवस्था में संपत्ति का ज्ञान हुआ। संपत्ति ज्ञान जैसे ही इनको परिवार का ज्ञान हो गया तो वहाँ अपना ज्ञान हो गया कि ये हमारी चीज़ है। तो वहीं धीरे धीरे अपने द्वारा कमाई गई चीज़ें, मेहनत की गई चीज़ें अपना संपत्ति मानने लगे और इनको संपत्ति का ज्ञान हो गया। दूसरा है इसी में मध्य अवस्था या मध्य स्तर कह सकते हैं, जो भी। इस स्तर में मानव पशुपालन एवं कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। जैसे बर्बर अवस्था के निम्न स्तर में ही इनको परिवार का ज्ञान हो गया था, आपके जंगली में ही जंगली अवस्था के उच्च स्तर में। तो और बर्बर अवस्था के
सॉरी, यहाँ निम्न स्तर रहेगा, उच्च अवस्था लिख दिया गया, निम्न अवस्था रहेगा। तो निम्न अवस्था में ही परिवार का ज्ञान हो गया और संपत्ति का ज्ञान हो गया। संपत्ति का मतलब जो मैं, मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरे बच्चों द्वारा लाया गया वो हमारी संपत्ति होगी। अब इसी में मध्य अवस्था में इनको ये लोग पशुपालन और कृषि कार्य प्रारंभ कर दिए, यानी ये लोग पशु पालने लगे। इन्हें ज्ञान हो गया कि पशुओं से भी हमें कुछ मिलता है। चलिए, अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप बताइएगा कि सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू किए थे ये लोग। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ से ये लोग पशुपालन और कृषि सीख लिए, यानी खेती करना। तो यहाँ से इनका जीवन और स्थायी हो गया। और स्थायी का मतलब जैसे हम कोई भी फसल बोते हैं तो उसको 4-6 महीने तैयार होने में समय लगता है, तो एक जगह 4-6 महीने धीरे धीरे स्थायी होने लगे ये लोग। और पशुओं को चराने के लिए इधर उधर भटकते थे, बीज डाल के पेड़ उगाने लगे, उनकी फसल काटने लगे। और धीरे धीरे इसी समय इनको वस्तु संग्रह करने का शुरू हुआ कि मतलब हम लोगों ने खेती करके उपज करके लाया है तो ये चीज़ें हमारी है, और उन्हें संग्रहित करना यानी लंबे समय तक चलाना। जैसे आज भी हम लोग घरों में देखते हैं कि अनाज जब घर में आता है तो उसको पूरे साल के लिए संग्रहित किया जाता है कि पूरे साल हम इतना सुरक्षित रखें कि इसको खा सके। तो उस तरह इन लोगों को भी संग्रहण का ज्ञान हुआ कि हमें चीज़ें संग्रहित करनी चाहिए। तीसरा है उच्च अवस्था, बर्बर अवस्था में उच्च अवस्था। इस अवस्था में मानव को औजार बनाने की शुरुआत की। ये जो अवस्था थी, मानव औजार बनाने लगे। ये औजार लोहे से बनते थे। जैसे औजार तो ये जंगली अवस्था में ही बनाने लगे थे, पत्थरों से लेकिन बनाते थे। पत्थरों को ही काट के या पेड़ के डालियों को ही काट के उसको औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन बर्बर अवस्था के उच्च स्तर में ये लोहे का औजार बनाने लगे। और इसका इन लोगों ने जैसे बेच खरीद भी शुरू कर दिया। और इसी अवस्था में स्त्री पुरुष में श्रम विभाजन भी शुरू हुआ। जैसे पहले दोनों मिल के शिकार करने जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इस अवस्था में धीरे धीरे जब परिवार का ज्ञान हुआ तो इस अवस्था में स्त्री और पुरुष के श्रम यानी कार्यों में भी बंटवारा हो गया कि घर के बाहर का कार्य पुरुष करेंगे और घर के अंदर खाना हो गया, बच्चों की देखभाल हो गई, पति पत्नी और भी सदस्य का घर में जो भी कार्य है सब महिलाएं करेंगी, बाहर का कार्य पुरुष करेंगे। तो ये हमारा बर्बर अवस्था की 3 अवस्थाएं थी। अब आया हमारा सभ्यता की अवस्था। इसमें भी 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले, सॉरी हर जगह टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, निम्न अवस्था। निम्न अवस्था, इस अवस्था में लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। यानी जो ये अवस्था थी इसमें लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। संस्कृति का संचारण सरल हो गया, यानी भाषा का ज्ञान हुआ। उस भाषा को लिखा और पढ़ा जाने लगा। जैसे आदिवासियों की अपनी अपनी भाषा थी इन लोगों की, लेकिन उसे कहीं लिखा या पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ सुना जाता था और बोला जाता था। तो इस अवस्था में लेखन कार्य यानी उसको लिखा और पढ़ा जाने लगा, भाषा का प्रयोग होने लगा। इस अवस्था में यौन संबंध नियम निश्चित होने लगे, परिवार का स्तर स्पष्ट होने लगा, नगरों की स्थापना हो गई, यानी आपका नगर बसने लगा। आप बर्बर अवस्था में जहाँ परिवार और विभाजन हो गया सब, वहीं से परिवार का यानी गांव का, कबीले का, इन सब का छोटे छोटे गणराज्यों की तो स्थापना हो गई उसी समय। लेकिन सब अवस्था में नगरों का यानी छोटे छोटे शहरों का विकास हुआ। शहरों का मतलब जहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, बड़ी आसानी से मिल जाए। और नगरी सभ्यता का भी उदय हुआ। इसी अवस्था में वाणिज्य, शिल्पकला, कला, इन सब का विस्तार होने लगा। अब इसका मध्य अवस्था में
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों की व्यवस्था होने लगी। जो मध्य अवस्था थी इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों की व्यवस्था होने लगी, यानी परिवार हुआ, परिवार से धीरे धीरे संस्कृति सभ्यता आने लगी, जिससे समाज बनने लगा। और आर्थिक यानी सिर्फ खेती या पेट ही पालने का उद्देश्य खत्म हो गया और भी सुविधाओं के लिए आर्थिक व्यवस्था होने लगी, राजनीतिक संगठन भी बनने लगे। इसी समय श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बढ़ोतरी हुई, यानी इस समय बहुत सारे कार्य हो गए। पहले सिर्फ था, जैसे धीरे धीरे इन्हें कृषि और पशु का ज्ञान हुआ तो इनके पास सिर्फ एक कार्य था, पशुपालन करना और कृषि। लेकिन इस अवस्था में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण यानी बहुत से ऐसे कार्य हो गए जिसमें हम कार्य करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते थे। इसी अवस्था में राज्य के कार्य क्षेत्रों की बढ़ोतरी हुई, सरकार और कानून का विस्तार हुआ। जैसे पहले जो थे, इस अवस्था में जब सरकार आई, कानून आई, तो बाकी समस्याएं, व्यवस्था सब अपने राज्य का सरकार देखने लगी और कानून द्वारा सारे कार्य होने लगे। और मानव जीवन की सुरक्षा का स्तर बढ़ा। सुरक्षा का स्तर, जहाँ जंगलों में घूमते थे, कपड़े नहीं थे, खाने को सोने को जगह नहीं थे, इस तरह की व्यवस्थाएं थी। अब सब कुछ धीरे धीरे उनके पास उपलब्ध हो गया, कानून व्यवस्था भी हो गई कि कोई किसी के साथ गलत सही नहीं कर सकता है। तो ये कानून की, जिससे मानव जीवन का स्तर ऊंचा उठा। अब है हमारा उच्च अवस्था। इस अवस्था में मार्गन इसको मानते हैं 19वीं शताब्दी से। ये जो अवस्था है मार्गन के अनुसार 19वीं शताब्दी से, जब औद्योगिकरण आया और नगरी आधुनिक सभ्यता का उदय हुआ, यानी बड़े बड़े शहरों का और नगर का, उद्योगों का, यानी कल कारखाने, फैक्ट्री बैठाए जाने लगे, जिससे नगरीकरण आधुनिक जटिल सभ्यता का उदय हुआ। इस युग में मशीनों की सहायता से बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे, बड़े बड़े सभी लोगों को रोजगार मिलने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री आने की वजह से हर वर्ग के लोगों को काम मिलने लगा, शिक्षित और जो अशिक्षित है सभी को मिलने लगा, जिससे इन लोगों का स्तर ऊंचा उठा। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कुछ कमी हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था, उद्विकास के का अर्थ और उनकी विशेषताएं क्या थी। आज हम डार्विन के सिद्धांत का वर्णन किए और समाज एवं संस्कृति में उद्विकास का विस्तार कैसे हुआ। तो उद्विकास का विस्तार हमने देखा 3 अवस्था में हुआ था, जंगली और बर्बर और सभ्यता अवस्था में। इन सब में भी 3-3 अवस्थाएं हैं। धन्यवाद।